वेलकम बच्चों। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 8 का ज्योग्राफी। हम लोग पिछली बार हिस्ट्री पढ़ चुके हैं। हिस्ट्री में हम लोग 2 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं और आज से जो हमारा पहला वीडियो है ज्योग्राफी से शुरू होगा। ठीक है। ज्योग्राफी का मतलब होता है भूगोल, जो हमारा सामाजिक अध्ययन है, जिसमें हम लोग मुख्य रूप से 8 क्लास में 3 विषय पढ़ते हैं ना। तो एक है हिस्ट्री, दूसरा है ज्योग्राफी। हिस्ट्री मतलब इतिहास, ज्योग्राफी मतलब भूगोल, और एक है राजनीति शास्त्र या फिर उसको नागरिक शास्त्र कहते हैं, जिसमें हम लोग जो 8वां का बुक है उसमें हम थोड़ा सा आर्थिक ज्ञान भी लेते हैं, इसलिए उस बुक का नाम होगा आर्थिक एवं राजनीतिक विज्ञान। ठीक है। यानी उसमें हम लोग इकोनॉमिक्स का पार्ट भी पढ़ते हैं और जो पॉलिटिक्स होता है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 1, जिसका नाम है संसाधन। तो ज्योग्राफी में मुख्य रूप से हम लोग धरती के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। लेकिन ज्योग्राफी में ही एक पार्ट होता है मानव भूगोल, जिसमें हम लोग धरती पर जो मनुष्य रहता है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये जो 8वां क्लास का जो भी ज्योग्राफी के बुक में जो भी दिया हुआ है, ये सब मानव से ही संबंधित है। जैसे संसाधन हो गया, लौह इस्पात हो गया, खनिज हो गया, ये सब किससे रिलेटेड है? मनुष्य से ही रिलेटेड है। तो हमें लगता है कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं 8वां का भूगोल इस क्लास का, वो क्या है? एक मानव भूगोल, यानी मानव केंद्रित भूगोल है। ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो जो चैप्टर है हमारा पहला, उसका नाम है संसाधन। तो हमें सब पहले संसाधन का मतलब पता होना चाहिए। संसाधन क्या होता है? तो संसाधन का मतलब होता है कि वे सभी वस्तुएं जो हमारे आसपास दिखाई दे रहा है, वे सभी वस्तुएं जिनका मनुष्य इस्तेमाल करता है। ठीक है। वो सब कुछ संसाधन हो गया। जैसे मान लीजिए आप पेन से लिख रहे हैं, तो पेन हमारे लिए क्या हो गया? संसाधन हो गया। कॉपी जिस पर लिख रहे हैं वो भी क्या हो गया? हमारे लिए संसाधन हो गया। ठीक है। जैसे पढ़ने के लिए किताब का इस्तेमाल कर रहे हैं, संसाधन हो गया। अभी जैसे आप मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं तो मोबाइल क्या हो गया? संसाधन हो गया। तो यानी वो सभी वस्तु जो हम किसी न किसी रूप में इस्तेमाल करते हैं, अभी कोई भी मनुष्य इस्तेमाल करता है, वो सब क्या होता है? संसाधन होता है। ठीक है। और ये संसाधन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें जीना है तो कुछ ना कुछ तो खाने के लिए चाहिए, कुछ सांस लेने के लिए हवा चाहिए, पानी चाहिए। तो ये सब क्या है? हमारे लिए आवश्यक संसाधन है। ठीक है। तो संसाधन को भी कई भागों में बांटा गया है। मुख्य रूप से संसाधन को 3 भागों में बांटते हैं। मुख्य रूप से संसाधन को कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। देखिए, पहला होता है प्राकृतिक संसाधन। ठीक है। दूसरा है मानव संसाधन और तीसरा है मानव निर्मित संसाधन। चूंकि हम लोग संसाधन को किसके के पर केंद्रित रख के सोच रहे हैं? तो मनुष्य पर, क्योंकि मानव के इस्तेमाल से संबंधित है। तो मानव भी एक संसाधन है, इसको हम आगे समझेंगे। पहले समझते हैं प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन कैसे है? तो मनुष्य जो है अपना आवश्यकता के लिए जो भी वस्तु प्रकृति से प्राप्त करता है, जैसे मान लीजिए सूरज है, हवा है, पानी है, मिट्टी है, ये सब क्या है? हमको नेचर दिया है, प्रकृति दिया है। यानी अगर हम लोग भगवान को मानते हैं तो हम लोग क्या कहेंगे कि भगवान जो हमको सब कुछ दिए हैं वो सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन। इसका इस्तेमाल मनुष्य डायरेक्टली जो करता है वही क्या कहलाता है? प्राकृतिक संसाधन। ठीक है। जैसे मिट्टी, हवा, जल, ये सब हम लोग डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन में। तो ये सब हो गया हमारा प्राकृतिक संसाधन। और दूसरा है मानव संसाधन। मानव संसाधन तो मनुष्य जो है, आप जानते हैं कि मनुष्य क्या है? मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। इसके अंदर दिमाग होता है, इसके अंदर शारीरिक क्षमता होता है। पहले के मनुष्य आदि मानव जो था जंगल में रहता था, शिकार करता था, भोजन करता था। आजकल क्या है? इतना डेवलप हो गया है। तो इंसान जो है अपने दिमाग से, अपने शारीरिक क्षमता से इतना सब कुछ खुद से डेवलप कर लिया, खुद से विकास कर लिया। यानी मनुष्य जो है अपने हिसाब से क्या कर लेता है? किसी भी सामान को मॉडिफाई कर लेता है। जैसे लकड़ी है, पेड़ से हमको लकड़ी मिला और लकड़ी से हम लोग कुछ फर्नीचर बना लेते हैं। ठीक है। जैसे वस्तु मिट्टी है, मिट्टी से हम लोग खनिज निकाल लेते हैं। तो मनुष्य जो है अपने दिमाग से, ठीक है, अपने ही इस्तेमाल के नए नए सामान बना लेता है। तो मनुष्य खुद भी क्या हो गया? एक संसाधन है। मनुष्य को मान लीजिए ऐसा नहीं कर पाता तो हम लोग पास ये सब संसाधन होता? नहीं होता। ठीक है। तो इसलिए मानव को भी हम लोग संसाधन मानते हैं। तीसरा है मानव निर्मित संसाधन। तो मानव निर्मित संसाधन क्या होता है? तो मनुष्य जो अपना मेहनत से जो सामान सब बना देता है, ठीक है, तो वही सब सामान क्या कहलाता है? मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये कलम है जो जिससे आप लिख रहे हैं, तो ये कलम किससे बना हुआ? प्लास्टिक से बना हुआ, इंक से बना हुआ है। तो इस सबको एक साथ करके हम लोग कलम बना दिए, है ना। तो वो क्या हो गया? मानव निर्मित संसाधन। जैसे ये घर हो गया, ये कॉपी हो गया, किताब हो गया, ये सब मानव निर्मित संसाधन, क्योंकि मनुष्य जो है अपने दिमाग से ये सबको बनाया है। ठीक है। लेकिन संसाधन को तो हम मुख्य रूप से ये 3 भाग में बांटते हैं, लेकिन जो हमारा प्राकृतिक संसाधन है इसको भी हम विभिन्न आधार पे कई भागों में बांटते हैं।
ठीक है, उन आधारों को इस टेबल के माध्यम से समझेंगे जो नीचे दिया हुआ है। जैसे संसाधन हो गया, तो संसाधन को तो 3 भागों में बांट दिए, प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन और मानवकृत या फिर मानव निर्मित संसाधन। अब इस प्राकृतिक संसाधन को हम लोग विभिन्न आधारों पे विभिन्न तरीकों में बांट देते हैं, विभिन्न प्रकारों में बांट देते हैं। जैसे विकास एवं उपयोग के आधार पर, जैसे कोई संसाधन है उसका विकास कैसे हुआ, उसका उपयोग कैसे हो रहा है, इसके आधार पर हम लोग किसी भी संसाधन को दो भागों में बांट देते हैं। जैसे कि पहला हो गया वास्तविक संसाधन और दूसरा हो गया संभाव्य संसाधन। ठीक है, तो वास्तविक संसाधन क्या होता है ये हम आगे आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल इसको पढ़ते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर जैसे किसी भी चीज़ का कैसे उत्पत्ति हुआ, वो कहाँ से आया। ठीक है, जैसे हम लोग का जन्म होता है मनुष्य का, उसी तरह जो भी संसाधन हम इस्तेमाल करते हैं वो कहाँ से आया, उसके आधार पर हम लोग वस्तु को दो भाग में बांटते हैं। एक है जैव संसाधन और एक है अजैव संसाधन। ठीक है, तीसरा है उपलब्धता के आधार पर, कि हमारे आसपास जो संसाधन है कितना उपलब्ध है, उसके आधार पर भी हम लोग संसाधन को दो भागों में बांटते हैं। एक है नवीकरणीय संसाधन, एक है अनवीकरणीय संसाधन। चौथा देखिएगा वितरण के आधार पर, मतलब कोई भी संसाधन जो है कहाँ पे कितना है, भारत में कितना है। जैसे पानी मान लीजिए, भारत में कितना लीटर पानी है, अमेरिका में कितना लीटर पानी है, इस तरीके से। तो वितरण के आधार पर, या फिर कोई ऐसा चीज़ है जो अमेरिका में है इंडिया में नहीं है, इंडिया में है अमेरिका में नहीं है, इस तरह से। तो उपलब्धता के वितरण के आधार पे कि कौन सा सामान कहाँ पे है, उसके आधार पर भी हम लोग संसाधन को दो भागों में बांटते हैं। पहला है सर्वत्र उपलब्ध संसाधन और दूसरा है स्थानिक उपलब्ध संसाधन। ठीक है, अब सबसे लास्ट है स्वामित्व के आधार। स्वामित्व मतलब होता है मालिकाना, अधिकार। जैसे कि आपके पास जो पेन है आप खरीदे हैं, तो इस पर आप स्वामित्व किसका हुआ, आपका हुआ, यानी इससे आपका अधिकार हो गया। इसी तरीके से संसाधन है, संसाधन पे भी किसी न किसी का अधिकार अगर है, तो उस अधिकार के हिसाब से हम लोग संसाधन को तीन भागों में बांटते हैं। पहला कौन सा है, निजी संसाधन, दूसरा है राष्ट्रीय संसाधन और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अभी जो जो टॉपिक हम बांटे हैं सबको हम बारी बारी से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि पहला वास्तविक संसाधन, तो वास्तविक संसाधन क्या होता है, तो वैसा संसाधन, ठीक है, जिनकी मात्रा ज्ञात होती है और तकनीक की सहायता से वर्तमान में इसका उपयोग हो रहा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संसाधन कहते हैं। जैसे हम लोग पढ़े ना कि विकास एवं उपयोग के आधार पर संसाधन के प्रयोग, तो विकास एवं उपयोग के आधार पर वास्तविक और संभाव्य था, तो वही वास्तविक की बात कर रहे हैं कि वास्तविक संसाधन वो संसाधन है जिसके बारे में हमको ज्ञात होता है कि ये कितना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोयला का उदाहरण ले ले। ठीक है, कोयला का उदाहरण ले ले, तो मान लीजिए छत्तीसगढ़ में हमको अनुमान लग गया कि 1 लाख टन कोयला है। तो ये अनुमान हम लगा लिए, ठीक, तो हमको पता हो गया कि छत्तीसगढ़ में 1 लाख टन कोयला है और ये सीमित है, इसका उपयोग हम लोग कर रहे हैं। तो ये संसाधन हो गया कैसा, वास्तविक संसाधन। ठीक है, और संभाव्य संसाधन क्या होता है कि जिसका हम लोग अनुमान तो लगाते हैं, जिसका हम लोग अनुमान तो लगाते हैं कि ये सामान है, यहाँ पे कोई भी संसाधन यहाँ पे है, लेकिन ये अनुमान नहीं लगा पाते कितना मात्रा है, अगर है तो कितना मात्रा है। ठीक है, और उसका उपयोग भी हम लोग नहीं करते रहते हैं। तो वैसे संसाधन को हम लोग संभाव्य संसाधन का, यानी संभावना, संभाव्य मतलब क्या हुआ, संभावना कि कोई भी संसाधन जो है हमारे पास इतना है और इसका उपयोग हम लोग भविष्य में करने वाले हैं, वर्तमान में इसका उपयोग नहीं हो रहा है। ठीक है, वही कहलाता है संभाव्य संसाधन। समझ गए, संभाव्य संसाधन क्या होता है, वैसे संसाधन जिनका कुल मात्रा ज्ञात नहीं होता, यानी कि जो संसाधन संभावना है उसका यहाँ ये हमें प्राप्त होने वाला है। ठीक है, लेकिन उसका ठीक अनुमान नहीं होता है कितना है, और ये भी अनुमान नहीं होता है कि इसका इस्तेमाल हम लोग कब तक करेंगे। यानी कोई चीज़ का जब अनुमान होगा तभी तो पता चलेगा कि हाँ कितना दिन तक चलने वाला है। तो उस तरह का संसाधन हमें को हम लोग क्या कहते हैं, संभाव्य संसाधन कहते हैं। ठीक है, अगला है जैव संसाधन और अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन किसको कहते हैं, तो वह सभी जीव जो सजीव हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं वो सब जैव संसाधन। जैसे मान लीजिए पेड़ पौधा हो गया, कोई जानवर हो गया। ठीक है, जैसे पेड़ पौधा से हम लोग लकड़ी लाते हैं, वहाँ से फल लाते हैं, जानवर से हम लोग उसका मांस खा जाते हैं, उसका दूध इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब क्या हो गया, जैव संसाधन। और अजैव संसाधन क्या हो गया, जितना भी निर्जीव वस्तु है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं वो सब अजैव संसाधन। जैसे मिट्टी हो गया, हवा हो गया, पानी, ये सब हो गया अजैव संसाधन। अगला है नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ठीक है, तो नवीकरणीय क्या होता है, देखिए वैसा संसाधन जो मतलब कभी ख़त्म ही नहीं हो, उसी को हम लोग बोलते हैं नवीकरणीय, बार बार नया बनते रहता है। जैसे सूरज का रोशनी हो गया, कभी ख़त्म होने वाला है नहीं,
ये बहुत दिनों तक चलने वाला है, हज़ारों वर्षों तक चलने वाला है, ये कभी ख़त्म ही नहीं होता है। रोज़ हमको सूरज का रोशनी प्राप्त होता है। तो इस तरह का जितना भी संसाधन है वो सब क्या है, नवीकरणीय। जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, ये सब नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। और तो अगला है अनवीकरणीय संसाधन। तो अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है, तो वैसा प्राकृतिक संसाधन जो सीमित है। मतलब क्या होता है, नहीं। नवीकरणीय, तो जो नवीकरणीय नहीं है, यानी जो असीमित है वो नवीकरणीय है, और जो सीमित है जिसका मात्रा कम है, ख़त्म हो जाएगा और उसको बनने में फिर बहुत साल लगेगा, तो ऐसे संसाधन को हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला हो गया, सोना हो गया, लोहा हो गया, ये सब क्या है, फिक्स है। धरती में जहाँ भी है, जितना भी है, फिक्स है। एक बार इसको ख़त्म कर दिए, फिर इसको बनाने में, बनने में खूब बहुत समय लगेगा, क्योंकि इंसान तो इसको बनाता नहीं है, अपने आप बना रहता है, ठीक है। इसको बनने में हज़ारों साल लगा रहता है। अगला है सर्वत्र उपलब्ध एवं स्थानिक संसाधन, उपलब्धता के आधार पे। तो सर्वत्र मतलब होता है सभी जगह, सर्वत्र मतलब सभी जगह। तो वैसा संसाधन जो सभी जगह उपलब्ध है उसी को बोलेंगे सर्वत्र संसाधन। जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, मिट्टी हो गया, ये सब क्या है, हर जगह उपलब्ध है, तो ये क्या हो जाएगा, सर्वत्र संसाधन। लेकिन कुछ संसाधन ऐसा होता है जो कुछ खास जगह पे ही होता है, उसको बोलते हैं हम लोग स्थानिक संसाधन, ठीक है। तो जो संसाधन किसी निश्चित स्थान पर पाया जाता है उसको क्या बोलेंगे, स्थानिक संसाधन। जैसे मान लीजिए छोटा नागपुर है, छोटा नागपुर का क्षेत्र में कोयला पाया जाता है, ठीक, लेकिन राजस्थान में कोयला पाया जाता है, सब क्षेत्र में नहीं। तो वो स्थानिक संसाधन है कि वहीं पे मिलता है, एक फिक्स जगह पे, ठीक है। अगला है जो स्वामित्व के आधार पर हम लोग पढ़े थे सबसे लास्ट में, स्वामित्व के आधार पर। तो 3 संसाधन, निजी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। निजी संसाधन क्या होता है, तो जब कोई संसाधन किसी व्यक्ति के अधिकार में होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ सामान है, तो वो क्या हो गया, मेरा निजी संसाधन हो गया। जैसे ये मोबाइल मेरे हाथ में है, चाहे आपके मोबाइल में जो आपका हाथ में, जो आपके हाथ में जो मोबाइल है, वो क्या हो गया, आपका निजी संसाधन हो गया। लेकिन वही जो सड़क हो गया, हाँ, यहाँ पे, या फिर सरकारी रेलवे हो गया, तो ये सब क्या हो गया, राष्ट्रीय संसाधन। यानी वैसा संसाधन जो निजी नहीं है, लेकिन किसी राष्ट्र के अंदर में, किसी क्षेत्र के अंदर में, किसी देश के अंदर में है, तो वो संसाधन कहलाता है राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। और ये जो है, मान लीजिए किसी कोई देश समुद्र से लगा हुआ है, तो समुद्र से 19.2 किलोमीटर तक, लगभग 19 किलोमीटर तक का जितना भी क्षेत्र होता है समुद्र में भी, भले उसका ज़मीन वहाँ तक नहीं है, लेकिन वो समुद्र में भी उसी देश का वो हिस्सा होता है, उसी देश का हिस्सा कहलाता है। तो समुद्र में 19.2 किलोमीटर तक वो संसाधन क्या कहलाता है, राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है, ठीक है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो किसी राष्ट्र की सीमा से 200 किलोमीटर आगे के महासागरीय क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसा अभी बताएं कि राष्ट्रीय संसाधन में क्या होता है, 19.2 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है वो राष्ट्रीय संसाधन ही है। और उस 19.2 किलोमीटर से आगे जाने पर 200 किलोमीटर तक आगे चले जाएंगे तो भी वो संसाधन क्या कहलाएगा, अंतर्राष्ट्रीय। मतलब उस 200 किलोमीटर के आगे चले जाएंगे तब जो क्षेत्र आएगा, ठीक है, उस क्षेत्र को हम लोग कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। जैसे हमारा भारत देश हुआ, ठीक। अब भारत देश से 200 किलोमीटर तक आगे चले जाएंगे, 200 किलोमीटर तक आगे, ठीक है। तो उस 200 किलोमीटर तक आगे जाने के बाद जो संसाधन होगा वो क्या कहलाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। और 19.2 किलोमीटर तक होगा तो वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। और वैसा भी क्षेत्र है जैसे कि 19.2 से लेकर 200 के बीच में, तो उस संसाधन को हम लोग क्या कहेंगे, तो वो जो है वो राष्ट्रीय अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। यानी कि वहाँ पे कोई भी दूसरे देश का जहाज आ जा सकता है, ठीक है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन अगर वहाँ पे कुछ मिलेगा तो जो जिस देश से वो 200 किलोमीटर के अंदर में है उस देश का उस पर अधिकार हो सकता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग अपवर्जिक आर्थिक क्षेत्र। और उस 200 किलोमीटर से आगे चल जाएगा तो वो अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा, तब फिर उस अंतर्राष्ट्रीय संगठन उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, वहाँ पे अगर कुछ संसाधन मिलता है तो, ठीक है, उसी के आधार पर फिर उसको बांटा जाएगा। अपवर्जक क्षेत्र क्या है, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, तो समुद्र तट से 19.2 किलोमीटर का क्षेत्र राष्ट्रीय क्षेत्र कहलाता है। और इस 19.2 किलोमीटर क्षेत्र से आगे जब जाएंगे तो 200 किलोमीटर का आगे का क्षेत्र क्या कहलाता है, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो टॉपिक है, इस चैप्टर का मेन टॉपिक वो ख़त्म हो गया है। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।